आज की ये कहानी दो ऐसे कत्ल की कहानी जिसमें पुलिस के पास कातिल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन पुलिस के एक ऑफिसर ने, जिसका नाम चंद्रकांत पटेल है, उसने एक ऐसा दिमागी खेल खेला जिसके बाद कातिल ने न सिर्फ कत्ल ही कबूल किया बल्कि वो एक एक कर कत्ल के पीछे की सारी कहानी तोते की तरह से बोलना शुरू कर दिया। कहानी भोपाल की है। भोपाल में एक जगह है कोलार। इसी कोलार के एक सुनसान इलाके में कुछ लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिसे कुत्ते और सुअरों के झुंड नोच रहे थे। उत्सुकता की वजह से इनमें से एक व्यक्ति करीब जाकर ये देखता है कि आखिर वो क्या चीज़ है। तो करीब जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक इंसानी मुर्दा शरीर है जिसे कुत्ते और सुअरों के झुंड नोच रहे हैं। ये देखते ही वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस की एक टीम उस सुनसान इलाके में पहुंचती और शुरुआती नज़र से पुलिस को ये पता चलता है कि ये एक व्यक्ति की लाश है और इसे कुत्ते और सुअरों के झुंड ने नोच खाया है। यानी चेहरे से उसकी शिनाख्त करना मुश्किल था। उसके चेहरे के सारे गोश्त जानवर खा चुके थे। अब वो बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले पुलिस की एक टीम, जो आसपास के गोताखोर और साफ सफाई कर्मी जो हैं, उनके ज़रिए इस लाश के कपड़े की पॉकेट को चेक करवाते हैं कि इसमें कोई भी आईडी प्रूफ या कोई ऐसी चीज़ जिससे इसकी पहचान की जाए अगर मिल सकती तो पुलिस के लिए थोड़ा ये मददगार साबित होगी। लेकिन इसमें पुलिस को नाकामी हाथ लगती। उसके पॉकेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे इस व्यक्ति की पहचान की जा सकती थी। लेकिन अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और साथ ही उस सुनसान इलाके के आसपास जहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसके फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है। ये बेसिकली एक ऐसा इलाका था जहां से ये लाश मिली थी। ये एक नदी का किनारा था। नदी के किनारे से कुछ दूरी पर जहां कचरे पड़े हुए होते हैं उस जगह पर ये लाश कुत्ते और सुअरों के झुंड नोच रहे थे। जिसके बाद उसकी नज़र पड़ती है तो वो पुलिस को कॉल करता है। इस जगह से कई किलोमीटर की दूरी पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद जहां से कैमरा पुलिस को मिलता है वो सारे कैमरे की फुटेज को पुलिस खंगालती और इसी फुटेज को खंगालने के दौरान पुलिस को बहुत मेहनत के बाद एक ऐसी फुटेज मिलती है जिसमें एक व्यक्ति वहां से गुजरता हुआ नजर आ रहा है और उसने जो शर्ट पहनी है, जिस तरीके की, लाश ने भी सेम उसी तरीके की शर्ट पहन रखी थी। पुलिस को जैसे ही इन शर्ट का मिलान करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जिसकी बॉडी नदी के किनारे से इन्हें मिली। उसके बाद पुलिस उसकी जानकारी निकालते हैं, उसके चेहरे की पहचान करवाते हैं। कुछ मेहनत के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये फला इलाके में रहता है। पुलिस की एक टीम उसके घर में जाती तो पता ये चलता है कि असल में ये व्यक्ति, इसका नाम मोहन मीना है। मोहन मीना बेसिकली अपने भाभी के साथ, अपने भाभी के बच्चों के साथ एक मकान में रहता था। पुलिस ने जब इसके बड़े भाई के बारे में पता किया तो पता ये चला कि इसका बड़ा भाई, जिसका नाम रंजीत मीना था, वो आज से तकरीबन 5 साल पहले ये घर छोड़कर चला जाता है और उसके बाद से आज तक वो वापस नहीं आया। और इसके बाद फिर उसके छोटे भाई की लाश 5 साल के बाद पुलिस को मिलती, जिसके बाद पुलिस उसके घर में जाकर उसकी भाभी से पूछताछ करती। शुरुआती पूछताछ में जब भाभी को मोहन मीना की लाश को दिखाया जाता है, उस लाश को देखने के बाद इनकार करती। वो ये कहती है कि वो पहचान नहीं सकती कि ये उसका देवर है या कोई और है। जिसके बाद पुलिस उससे बाकी और पूछताछ करती है। पूछताछ में उसने ये बताया कि 5 साल पहले उसके पति इसी तरीके से अचानक घर छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद फिर उसके देवर भी इसी तरीके से घर से जाते हैं। हम लोगों ने शुरुआती तफ्तीश की, खोजबीन की, लेकिन इनका कोई पता नहीं चला। अभी भी वो लापता है, लेकिन ये लाश उनकी है या किसी और की, ये मैं नहीं बता सकती। जिसके बाद पुलिस की टीम को भाभी की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी या इस लाश को पहचानने से इनकार करने की वजह से पुलिस को उस महिला के ऊपर शक होता है जिसका नाम उर्मिला होता है। तो पुलिस एक फैसला करती है और वो फैसला ये होता है कि पुलिस की टीम मोहन मीना यानी उर्मिला के घर की तलाशी लेगी। और इसी के चलते पुलिस की एक टीम उर्मिला के घर की तलाशी लेती है तो देखती है कि इस घर में हाल ही में गोबर की लिपाई की गई है।
पुलिस को ये देखने की वजह से उनको ये महसूस होता है कि शायद ये कोई ऐसा कदम भी हो सकता है जो सबूत को छिपाने की कोशिश की जा रही हो। पुलिस को जब इस बात पे शक होता है तो पुलिस वापस से उर्मिला और उनके बच्चों को थाने लेकर आती है और थाने लाने के बाद फिर उनसे एक अलग से पूछताछ करती है। असल में जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है, पुलिस को जब किसी के ऊपर शक होता है तो पुलिस उससे सिर्फ एक मरतबा पूछताछ नहीं करती, बल्कि बहाने बहाने से उसे कई मरतबा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उससे बहुत सी मरतबा उस केस से हटकर भी सवाल किए जाते हैं, जिससे पुलिस ये अंदाज़ा लगाना चाहती है कि अगर ये व्यक्ति मुजरिम होगा या मुलजिम होगा तो वो कुछ ना कुछ अपने जवाब में गलती करेगा, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ क्लू मिल सकता है। इसी के कारण पुलिस दोबारा से उर्मिला को थाने बुलाती है और थाने बुलाने के बाद जो वहाँ के एसआई थे, सब इंस्पेक्टर, जो कि इस केस के आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो दोबारा से उर्मिला से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर, जिनका नाम चंद्रकांत पाटिल था, वो उर्मिला से पूछताछ करते हैं और पूछताछ में सबसे पहले जो सवाल होता है वो ये होता है कि अगर 5 साल पहले आपके पति गायब हो जाते हैं तो आपने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जिसके बाद उर्मिला का जवाब ये होता है कि हाँ, मैंने थाने में कई चक्कर लगाए थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं दर्ज की, सिर्फ शुरुआती तफ्तीश के लिए मेरा बयान नोट किया और कच्ची रिपोर्ट दर्ज की। कच्ची रिपोर्ट असल में उस वक्त होती है जब तक कोई गुमशुदगी के मामले में, किडनैपिंग या कोई इस तरीके के मामले नहीं आते, तब तक पुलिस की टीम कच्ची रिपोर्ट दर्ज करती है, इस इंतज़ार में कि शायद ये व्यक्ति 1-2 दिन के अंदर घर वापस आ जाए। यही इस केस में भी होता है। दूसरा सवाल पुलिस का ये था कि जब तुम्हारा देवर मोहन मीना गायब हुआ था, उस वक्त तुम कहाँ पे थी? उसका जवाब ये था कि वो घर पे थी और मोहन मीना घर से निकल कर कहीं जाता है और उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटता है। जिसके बाद पुलिस जब इनसे सवाल करके थक जाती तो फिर उर्मिला के जो बच्चे थे उनसे पूछताछ करने का फैसला करती। उर्मिला के बच्चे से जब पूछताछ कर रही थी तो जब उर्मिला के बच्चे जो जवाब दे रहे थे अपने चचा यानी उर्मिला के देवर के बारे में, वो जवाब हूबहू उर्मिला के जवाब से मिलते जुलते थे। यानी पुलिस कई मरतबा एक ही सवाल को अलग अलग एंगल से पूछताछ उनसे करती, लेकिन बच्चों का जवाब एक ही तरीके से होता है और वो एक तरीके से तभी होता है जब वो जवाब किसी को रटाया जाए, यानी उसमें ग्रामर की मिस्टेक भी नहीं होती। पुलिस को इसकी वजह से और भी शक गहराता है। पुलिस अब एक फैसला करती जिसमें चंद्रकांत पाटिल, जो कि सब इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को हैंडल कर रहे थे, वो एक दिमागी खेल खेलते हैं और वो दिमागी खेल ये होता है कि वो प्लान के तहत उस इन्वेस्टिगेशन रूम को छोड़कर बाहर जाते हैं और दरवाजे को बंद करते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाजे के बाहर खड़े होकर वो फ़ोन पर प्लान के तहत किसी से बात करते हैं और वो बात में ऊंची आवाज़ में कुछ सेंटेंसेस दोहराते हैं, कुछ सेंटेंस को बार बार बोलते हैं, जिसकी वजह से उर्मिला को एक डर होता है और उसके बाद से वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है। असल में वो बात थी क्या जिसकी वजह से वो डरती? वो बात कुछ इस तरीके से थी कि सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत पाटिल दरवाजे के बाहर जाकर फ़ोन पर एक व्यक्ति से बात करते हैं और बात में वो ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि क्या गड्ढे से लाश मिल गई है, यानी कंकाल मिला है, क्या कंकाल के साथ कपड़ा भी है? अच्छा, तो ठीक है। इस तरीके की बात, जो बात इस केस से रिलेटेड थे, यानी 5 साल पहले जो उर्मिला के पति रंजीत मीना की गुमशुदगी का जो मामला था, उसी से रिलेट करके कुछ कहानियां अंधा तीर छोड़ते हैं जो डायरेक्ट कातिल की छाती पर जाकर लगती। और उसके बाद जब ये सारी आवाज़ वो बाहर से निकालते हैं तो उर्मिला डर जाती और जब वो ऑफिसर इस इन्वेस्टिगेशन रूम में दोबारा से इंटर करता है तो देखता है कि उर्मिला के चेहरे से पसीना निकल रहा है और वो बेहद खौफजदा है, जिसकी वजह से ऑफिसर को ये महसूस हो जाता है कि ये गिल्टी, इसी की वजह से इसके चेहरे पर पसीना और ये कांप रही। वो इसी पर और सवाल करते, जिसके बाद उर्मिला सिर्फ अपने पति ही नहीं बल्कि एक एक कर सारे जुर्म को जो उसने किए थे कबूल कर लेती है। सबसे पहले जो उसका जुर्म था वो था उसके खुद के पति की हत्या, जिसमें उर्मिला शामिल थी। उसकी कहानी कुछ ये थी कि असल में उर्मिला की शादी रंजीत मीना से होती है। रंजीत मीना बेसिकली एक विकलांग व्यक्ति था। इसके बीच उर्मिला की उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, उसके साथ उर्मिला का प्यार नहीं था, लेकिन शादी के बाद उसके बच्चे भी होते और इसी के बाद
उर्मिला का अफेयर उसके देवर के साथ हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में कई मर्तबा मिलते जुलते हैं। और इसी दौरान एक मर्तबा उर्मिला और उसका देवर जो मोहन मीना था, वो एक ऐसी अवस्था में, जो उसका पति रंजीत है, रंजीत ने अपनी बीवी और अपने भाई को इस अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद वो उससे काफ़ी नाराज़ होता है, घर में क्लेश हो जाता है और अक्सर इसको लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसी के चलते जब उसने ये देख लिया, उसके बाद उर्मिला और मोहन मीना ये दोनों मिलकर रंजीत मीना को कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद उसी घर में एक गड्ढा खनते हैं, जिसके बाद अपने पति रंजीत मीना की लाश को उस गड्ढे में डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से सीवर टैंक बनवा देते हैं। इसी के चलते जब उस ऑफिसर ने इस तरीके की कुछ बात की, जो कि एक अंधा तीर था, और वो तीर जाकर डायरेक्ट कातिल के ऊपर लगती और कातिल एक एक कर सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। अब मामला ये आया कि उसने अपने पति की हत्या की बात को तो कबूल कर लिया, क्या अपने देवर की हत्या भी उसी ने की थी? इसके सवाल पर उसने जवाब दिया कि हाँ, उसने ही अपने देवर मोहन मीना की हत्या की। और हत्या के पीछे का जो कारण था, जो वजह थी, वो ये थी कि असल में पति की हत्या के बाद अक्सर मोहन मीना अपनी भाभी को इस बात को लेकर ब्लैकमेल करता था कि उसने अपने पति की हत्या की और वो ये बात सबके सामने खोल देगा। और इसी ब्लैकमेलिंग के चलते वो अपनी भाभी से कई नाजायज़ फ़ायदे भी उठाता था, पैसे वसूलता था। वो कोई काम नहीं करता था तो वो अपनी भाभी के ज़रिए ही पैसे कमाता था। और इसी से परेशान आकर उर्मिला ने एक प्लान किया और प्लान के तहत सबसे पहले वो अपने ही घर में अपने नाबालिग बेटे की मदद से अपने देवर मोहन मीना की हत्या करता है। और हत्या करने के बाद फिर एक सही वक्त देखकर, एक ऐसा वक्त जब वो पकड़ी ना जाए, उसी के चलते उसने नदी में लेकर जाकर इस लाश को फेंक दिया। अब नदी में फेंकने के बाद वो लाश कैसे बाहर आई, उसके पीछे का जो पुलिस का तर्क था, पुलिस की थ्योरी थी, वो ये थी कि ये नदी में लाश फेंकने के बाद ये लाश बहती नहीं है, कहीं आस-पास वो फंसी रहती है। उसके बाद जानवर अपनी खुराक के चलते उस लाश को किनारे लेकर आते हैं और वो उस लाश को नोचना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, वो पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती, तब जाकर ये सारा मामला एक-एक कर खुलना शुरू हो जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।